नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये वक्त रामलीला का नहीं है और रामलीला में रावण होता है, यमराज नहीं। दिक्कत तब होती है जब यमराज रावण का कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर आ जाता है। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि बता तो रहा खुद को यमराज है, लेकिन पहना रावण का लिबास है। तो मेरा दूत कोरोना हर लेगा तुम्हारे प्राण और तुम्हें ले जाएंगे यमलोक। यमराज आए हैं मौत का दूत बनकर दिल्ली वालों को चेतावनी देने कि घरों में रहें। यमराज ने कोरोना को अपना दूत बनाकर भेजा है उन्हें ले जाने के लिए जो बाहर निकलते हैं। दिल्ली पुलिस की नीयत काफी ठीक है, वो लोगों को घर में रहने का संदेश दे रही है, मगर प्रतीक के तौर पर यमराज का चुनाव शायद ठीक नहीं है। मौत के नाम पर जागरूक करने से भय फैल सकता है और उस भय के कारण तरह तरह की अफवाहें या कोरोना बीमारी की सच्चाई भी नहीं है। जरूर लोग मरे हैं, मगर इससे ठीक होने वालों की संख्या मरने वालों से कहीं ज्यादा है। तो कोरोना को यमराज बताना ठीक था। वैसे भी यह यमराज का डिमोशन है। अगर यमराज पुलिस की सुरक्षा में आता दिखाई दे तो यह हमारे कानून व्यवस्था की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस वैसे अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो मेरी इस टिप्पणी को अन्यथा ना ले। इसके दो मतलब हुए। पहला कि यमराज को एक अपने कॉस्ट्यूम की बहुत जरूरत है। दूसरा कि महामारी के समय कम्युनिकेशन यानी संचार के नए नए तरीकों की भी जरूरत है, जिसकी इस बार कोई खास कमी नहीं दिख रही है। ऐसे वक्त में संचार का या जागरूकता फैलाने के लिए भय का, डर का बहुत रोल होता है। पहली बार जागरूकता इसी के कारण तेजी से फैलती है। लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, हाथ साफ रखना शुरू कर देते हैं और देह से दूरी का पालन करने लग जाते हैं। लेकिन हर बार अगर आप भय से जागरूकता फैलाएंगे तो इसी भय के पीठ पर सवार होकर तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह की अफवाहें सवारी करने लगती हैं, आपके दिलो दिमाग में प्रवेश करने लगती हैं। इसीलिए हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या भय के सहारे ऐसे वक्त में हमें कम्युनिकेशन या संचार करना चाहिए। जैसे शुरू में पुलिस का यह प्रयोग काफी रचनात्मक लगा कि सिपाही कोरोना की शक्ल की टोपी पहनकर लोगों को समझाने आ रहे हैं, मगर अब यह फैंसी ड्रेस पार्टी की तरह हास्यास्पद भी लगने लगा है। शुरू के जैसा इसका असर नहीं हो सकता। मौत के डर से जीना भी कोई जीना नहीं होता। अंत में लोग उस डर को तोड़ने लगते हैं और ऐसा करते हुए वही करते हैं जो कोरोना को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग के भीतर से ही आपको संचार के नए रचनात्मक प्रयोग दिखेंगे। पुलिस के जवान से लेकर अफसर तक गाकर कोरोना की जागरूकता फैलाने लगे। शायद ये तरीका उन दो तरीकों से कहीं ज्यादा बेहतर था या है कि इसमें जीने का हौसला है, जीत लेने की उम्मीद है। दिल्ली से लेकर नागालैंड की पुलिस गाने लगी। पुलिस के भीतर की क्रूरता इसी दौरान मुखर हुई तो उसके भीतर मौजूद कुछ सुरीले लोगों को मौका भी मिला। उन्होंने गाकर अपने इलाके के सुनसान को सुर में बदल दिया। लगा कि पुलिस हमसफर है। भारतीय समाज और सिस्टम की यह सच्चाई है कि पुलिस का खौफ कायम है। पुलिस को यमराज के लिबास में आने की जरूरत नहीं। फिर भी इन पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी से खौफ का कवर उतार दिया, इंसान बनकर जागरूकता फैलाने लगे। तो पुलिस के इन तीन उदाहरणों से मैं यही बताना चाहता हूं कि महामारी के समय कम्युनिकेट करना, लोगों से बात करना, उन तक बातों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार अफवाहें इस तरह से अपना घर बना लेती हैं कि आप सही बात कहते रह जाइए, लोगों की सोच में बदलाव तेजी से आने बंद हो जाते हैं। डॉक्टर और नर्स को लेकर ही कितनी बातें कही गई, समुदाय को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन तब भी ये बदलाव नहीं आया। और इसका नतीजा आपको मैं कोलकाता से आई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूँ। बंगाल का ये पहला प्राइवेट कैंसर अस्पताल है, सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अस्पताल को स्टिग्मा यानी लांछन के कारण बंद करना पड़ा है। यहां से एक मरीज को पॉजिटिव हुआ तो इस अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को उनके मोहल्ले में शक की निगाह से देखा जाने लगा और मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल जाने से रोकने लगे। नतीजा ये हुआ कि पहले अस्पताल के प्रबंधन ने दिल्ली से लेकर
कोलकाता तक शिकायत की। पुलिस आई, पुलिस ने जागरूकता फैलाया, मगर स्थानीय लोगों ने अस्पताल में काम करने वाले लोगों को वहां जाने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल बंद करना पड़ा। यह रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की। टिकटू बंगाल का पहला प्राइवेट कैंसर अस्पताल सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इस अस्पताल को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहां के एक मरीज को पॉजिटिव हुआ कोविड-19 का, लेकिन उनके स्टाफ को उनके मोहल्ले वाले शक से देखने लगे और अस्पताल जाने का रास्ता रोकने लगे। जब स्टाफ नहीं पहुंच पाए तो नतीजा अस्पताल बंद करना पड़ा। पुलिस आई और जागरूकता भी फैलाने की कोशिश की, मगर लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि शुरू में हमने जागरूकता फैलाने की कोशिश की भय के सहारे कि यमराज आ जाएगा, घर पे रहिए। अब हम जागरूकता ये फैलाना चाहते हैं कि आप इस बीमारी से बेवजह ना डरें, दूसरे को लांछित ना करें। तो ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हारने से कोई फायदा नहीं। मुंबई से एक वीडियो जारी हुआ है कि इस बीमारी को लेकर मरीज से आप नफरत ना करें। मुंबई के वातावरण फाउंडेशन, बेंगलुरु के झटका ऑर्गेनाइजेशन और बिहार के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने इस वीडियो को जारी किया है। मैं कोविड पॉझिटिव्ह हूँ। आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह. I'm COVID मी positive. कोविड पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह। इनमें से एक आवाज मेरी भी हो सकती थी, या आपकी, शायद एक डॉक्टर की, किसी मरीज की, एक पुलिस अफसर की, किसी एयर होस्टेस की, एक बुजुर्ग की, या एक बच्चे की, किसी हिंदू की, या एक मुसलमान की, या किसी भी धर्म की। पर सवाल ये है कि इन लोगों के चेहरे कहाँ हैं? ये छुपे क्यों हैं? किस बात का डर है इन्हें? सच बात तो ये है कि आजकल कोविड पॉजिटिव होना किसी जुर्म से कम नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप एक मुजरिम हैं। ये गलत है। ये सोच बिल्कुल ही गलत है और इसे हर हाल में रोकना चाहिए। हाथ मत मिलाइए। कोरोना को हराने के लिए सही सोच मिलाइए। इन कोशिशों के बाद भी सब्जी वाले के साथ हिंदू और मुसलमान का बर्ताव हो रहा है, उससे भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन तब क्या करेंगे कि तमाम अपीलों के बाद भी बीजेपी के ही एक विधायक वीडियो से ये अपील कर रहे हों कि आप मुस्लिम सब्जी वाले से सब्जी ना खरीदें। ये देवरिया के बीजेपी के विधायक हैं, ये वीडियो सुनिए। एक चीज ध्यान में रखिए, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मीना के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। इसीलिए जरूरी है कि हम महामारी के समय वैज्ञानिक बातों को सुनें। उनमें बहुत उत्साह नजर नहीं आएगा, उत्तेजना नजर नहीं आएगी, एक्साइटमेंट। टेलीविजन चैनलों ने क्या किया? आप दर्शकों को खबरों के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे उत्तेजित करना शुरू किया, तड़का जिसे कहते हैं। अब नतीजा यह होता है कि मसाला नहीं मिलता तो आप सोचते हैं कि यह बोरिंग जानकारी है, लेकिन इस लड़ाई को इन्हीं बोरिंग जानकारी के सहारे ही आप लड़ सकते हैं। अफवाहों से, अंधविश्वास से खतरा बढ़ जाएगा, स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसलिए हम आज WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से बात करने जा रहे हैं, जो भारतीय चिकित्सा शोध परिषद की DG भी रही हैं और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। और हमारे साथ सौम्या स्वामीनाथन हैं और बात करने के लिए WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। सौम्या जी, चूँकि आप जानकारियों के केंद्र में हैं, तमाम तरह की प्रगति को देख रही हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वैक्सीन यानी टीका और ट्रीटमेंट यानी उपचार को लेकर दोनों मोर्चे पर किस तरह की अभी प्रगति हुई है और किस तरह की सूचना दी जा सकती है लोगों को? रवीश जी, पिछले 4 महीनों में काफ़ी प्रगति हुई है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 30 दिसंबर को ही हमें पता लगा था कि कोई नया टाइप का निमोनिया शुरू हुआ है चाइना में, और 11 जनवरी को हमें ये वायरस का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने पेश कर दिया था। तो उसी टाइम हम लोगों ने भी शुरू कर दिया था, पूरे विश्व के रिसर्चर्स, मेडिकल साइंटिस्ट्स, कंपनीज जो बनाती हैं दवाइयाँ और टीके,
सबको जुड़ के हमने उनके साथ ये वार्तालाप शुरू किया कि आगे जाके इसके लिए दवाइयाँ और टीका का क्या इंतज़ाम हो सकता है। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि दुनिया में कम से कम 3 बड़े ट्रायल्स हो रहे हैं दवाइयों के लिए, और ये दवाइयाँ वो हैं जो ऑलरेडी उपलब्ध थीं और जो ऑलरेडी और किसी बीमारी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, लोपिनाविर, रिटोनाविर जो HIV के लिए यूज़ किया जाता है, और रेमडेसिविर करके एक वायरस के अगेंस्ट एक ड्रग है जो एबोला के लिए ट्राई किया था पहले। तो इन दवाइयों को अब क्लिनिकल ट्रायल में टेस्ट किया जा रहा है ताकि एक कंट्रोल ग्रुप होता है, और ये साइड बाय साइड ये दवाइयाँ, तो अगर 1000 पेशेंट होते हैं तो उसमें 200 पेशेंट को एक ड्रग मिलेगा, 200 को दूसरा मिलेगा, 200 पेशेंट को कंट्रोल आर्म मिलेगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है क्लिनिकल ट्रायल से कि अच्छी तरह से वो एविडेंस हम लोग बता सकते हैं कि किस दवाई काम कर रही है, कब काम कर रही है और कितना उसका इफ़ेक्ट है, कितना असर है। तो हम समझते हैं कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर ये हमें एविडेंस मिल जाएगा, जारी हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं इनमें से कौन सी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। दूसरा, नई दवाइयाँ बन रही हैं इसके लिए, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं और जो बॉडी के शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को जो मॉड्यूलेट करती हैं, इस तरह की दवाइयाँ भी लोग बना रहे हैं, बट अभी ये थोड़े अर्ली स्टेजेस में है, तो हो सकता है इसमें 4-5 महीने और लगे। टीका बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सोचते हैं कि कोविड-19 का जो ये युद्ध लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली ये अगर अच्छा टीका मिले, अच्छा वैक्सीन मिले तो उससे बहुत इसका फ़र्क पड़ सकता है। इस समय दुनिया में कम से कम 100 वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। इसमें से 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी मनुष्य में ट्रायल्स के लिए पहले स्टेज की जो ट्रायल होती हैं उसमें ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। भारत में भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं। अब वैक्सीन डेवलपमेंट में स्टेजेस होती हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो फेज़ 1 होता है, उसके बाद फेज़ 2 200-300-500 लोगों में फेज़ 2 ट्रायल होता है, फिर जाके फेज़ 3 ट्रायल होता है जिसमें पता लगता है कि कितना वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है, 50%, 80%, 90%। तो हम लोग सोचते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि प्रगति बहुत जल्दी हो रही है और हो सकता है 1 साल के अंदर टीका मिले, बट इसमें काफ़ी साइंटिफिक चैलेंजेस हैं, बट हम इसमें काफ़ी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये हो सकता है, और कम से कम 1 और अगर लक अच्छा रहे तो 2 या 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स दुनिया के लिए तैयार हो सकते हैं। आपने जैसा कहा कि 4 महीने निकल गए और शायद किसी को ध्यान भी नहीं रहा और इतना वक्त निकल गया, लेकिन ये तो नई दवा आप कह रही हैं कि 1 साल लगेंगे आने में, लोगों तक पहुंचने में कुछ और वक्त लगेगा। जो मौजूदा दवा है उसमें HCQX को लेकर बहुत बात हो रही है। जैसे अमेरिका का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो इसकी बात नहीं करता, इससे इनकार करता है। भारत में भी जो वैज्ञानिक हैं ICMR के, वो यही कहते हैं कि भाई कंट्रोल्ड तरीके से जो डॉक्टर लोग हैं वही ले सकते हैं, हर कोई बिना डॉक्टर से पूछे ये दवा नहीं ले सकता है। तो इस एक दवा पर फिलहाल पोजीशन क्या है? मतलब भारत इसका बहुत श्रेय ले रहा है कि ये दवा दुनिया को पहुंचा रहा है, तो क्या ये अंदर खाने, नीचे नीचे, अंडर हैंड, अंडर टेबल इस दवा को मरीजों को दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो उसका रिस्पांस कैसा है? ये बहुत ज़रूरी बात है, लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कोरोना है ये एक वायरस है, और साधारण जो दवाइयाँ हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक कहते हैं, उससे कोई असर नहीं होगा। तो हमें ये भी सुना है कि अब लोग काफ़ी एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने लगे हैं बुखार के लिए, और इससे रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। वो एक है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई ना खाएं। स्पेसिफिक कोरोना के लिए अगर कोई दवाई काम करती है मेरे से प्रश्न करेंगे, नहीं, इस समय पर हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या बाकी जो भी दवाइयाँ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए काम करने का कोई एविडेंस नहीं है। तो अभी क्या ज़रूरी है कि साइंटिफिकली स्टडी हो और उसका नतीजा निकले पहले कि कितना इफेक्टिव है और किस टाइप के पेशेंट में
ज़्यादा काम करता है। हो सकता है ऐसी कुछ दवाइयाँ हों जो अर्ली स्टेजेस में काम करे, जल्दी दिया जाए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेट स्टेजेस में भी काम कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। जो लोग जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह जो अस्पताल में काम करते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेशंस हैं, बट अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। एक सवाल अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो डिजीज़ कंट्रोल है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका का CDC है, उसने कुछ नए लक्षणों को नोटिस किया है कि कपकपी हो जाए, बदन दर्द हो जाए, गले में खराश हो, मतलब जलन हो, ठंड लगे, फिर सर दर्द हो, सूंघने की क्षमता कम हो। इसी से संबंधित मेरा सवाल है कि इस पर आपका क्या नज़रिया है और क्या दुनिया के अलग अलग देशों में या देशों के भीतर के मरीजों में अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं कोविड-19 के? जैसे कई लोग आम बातचीत में कहते हैं कि बिहार में कोई मरीज सीरियस नहीं हो रहा है, लेकिन गुजरात में ज़्यादा सीरियस हो जा रहा है। तो इस तरह की बातों का पर एक वैज्ञानिक सोच क्या हो सकती है, उसका एक वैज्ञानिक उत्तर क्या हो सकता है? जी, तो इस बीमारी के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आए थे वो चाइना से आए थे और वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जल्द ही जल्द उन्होंने, जैसे वो पेशेंट्स देखते गए, वो लोग पेपर पब्लिश करते गए, बताते गए दुनिया को कि वो क्या देख रहे हैं। तो उससे सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिला था कि बुखार होता है लोगों को, सूखी खांसी होती है और फिर सांस हाँफने लगते हैं, और उसमें से 80% लोग माइल्ड डिजीज़ ठीक हो जाते हैं जल्दी, और 10-15% लोगों को अस्पताल में दाखिल करके ऑक्सीजन वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा इटली में बहुत ये फैला और वहाँ के डॉक्टरों ने भी इसके बारे में काफ़ी डिस्क्राइब किया कि किस तरह के पेशेंट देख रहे हैं, और वो भी वहाँ बुज़ुर्ग लोग बहुत हैं इटली में, तो जितने भी अस्पताल में भर्ती हुए बुज़ुर्ग थे, उनका क्या वो क्रिटिकल केयर था। उस समय उन्होंने ये भी बताने लगे कि लोगों की सूंघने का स्मेल और टेस्ट वो इफ़ेक्ट होता है। और अब हमें पता है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये सिर्फ फेफड़े को ही नहीं, परंतु बाकी हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, जैसे है ब्लड वेसल्स, ब्रेन और नर्व सेल्स, जिससे हम सूंघते हैं, और जो टेस्ट के जो नर्व सेल्स हैं, उसमें भी वो कोरोना वायरस जाके अफेक्ट करती है और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। इसलिए ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं आजकल की स्किन रैशेस, जैसे डेंगू फीवर वगैरह में स्किन रैशेस होते हैं, उस तरह से भी हाथ पे, पैरों पे लाल लाल धब्बे वगैरह भी आ सकते हैं। गुजरात में आज वहाँ के गुजराती अखबार में बाकायदा खबर छपी है कि अहमदाबाद में इसलिए ज़्यादा लोग मर रहे हैं या संख्या ज़्यादा है क्योंकि वुहान का वायरस आ गया है। एक गुजराती अखबार ने बाकायदा हेडलाइन लगाया कि वुहान के जैसा वायरस आ गया है। तो क्या दिल्ली में किसी और के जैसा वायरस हो सकता है, या अहमदाबाद में एल स्ट्रेन हो सकता है, कोई स्ट्रेन हो सकता है, इस तरह की बात हो सकती है? ये वायरसेस का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बदलते जाते हैं, चाहे वो HIV वायरस हो या वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो। तो ये वायरस भी जैसे ये ट्रांसमिट होता है एक से एक तक, बदलता जाता है। तो इसलिए इसके कई तारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, जब जेनेटिक सीक्वेंस हम देखते हैं, उस वायरस की पूरी परिचय देखते हैं सीक्वेंसिंग करके, तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं। तो इसके वजह से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि शायद कुछ कुछ अलग टाइप ऑफ वायरसेस अभी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अब हमें ये करना है कि अच्छी तरह से इसको डॉक्यूमेंट करें कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं और जेनेटिक स्ट्रेन वायरस का कैसा है, क्योंकि इसमें एक तरफ वायरस है और एक तरफ मानव का शरीर है। अब हमारे शरीर में भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर हम थोड़े हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, या ऑलरेडी हमें लंग का प्रॉब्लम है, तो हमें ये डिजीज़ ज़्यादा सिवियर होगा। तो ये कई फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है डिजीज़ सिवियरिटी को समझाने के लिए। तो इसमें हमें ये ज़रूरी है कि जितने भी पेशेंट हम देख रहे हैं, पूरा डेटाबेस बनाएं, उसका वायरस का डेटाबेस बनाएं और पेशेंट का पूरा क्लिनिकल डेटाबेस बनाएं, और फिर उसको जोड़ के समझें। अभी ये रिसर्च और समझने का टाइम। एक सवाल इम्यूनिटी को लेकर भी है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधी क्षमता इसे हिंदी में कहते हैं।
तो इस इम्यूनिटी क्या जिसे कोविड-19 हो गया है और उसे कोई लक्षण नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर है, या जिसे हो गया है, ठीक हो गया है, उसे दोबारा नहीं होगा, इस तरह पे कोई एक फाइनल अंतिम जवाब आप लोगों को मिल गया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का लेवल क्या होना चाहिए, और क्या ये दोबारा नहीं होगी अगर किसी को हो गई है तो? बिल्कुल, ये भी सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी वायरसेस में जो देखा गया, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती है। अगर आपको इस साल इन्फ्लुएंजा हुआ, अगले साल फिर हो सकता है, क्योंकि वो वायरस भी थोड़ा बदल जाती है। अब इस कोरोना वायरस में अभी तक जो देखा गया है और जो हम समझते हैं कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडी टेस्ट हफ्ता 10 दिन बाद अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंटीबॉडीज़ भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे IgM एंटीबॉडी पहले बनती हैं, उसके बाद IgG बनती हैं, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ही वायरस को मारती हैं। तो अब ये भी एक रिसर्च का टॉपिक चल रहा है कि कब ये इम्यूनिटी बनती है और कब तक रहेगी, 6 महीने रहेगी, 1 साल या 2 साल। जो बाकी कोरोना वायरसेस हैं, मर्स और सार्स वगैरह, उसका जो एक्सपीरियंस है उससे ये पता लगता है कि 1 या 2 साल तक ये इम्यूनिटी रह सकती है। परंतु इस कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से अभी पता नहीं है, और इसीलिए हमने थोड़ा WHO ने वार्निंग दिया कि ये इम्यूनिटी पासपोर्ट की जो बातें कुछ देश में हो रही हैं कि लोग को एक कार्ड दिया जाए कि उनके पास एंटीबॉडी है तो वो अब सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी ना करें, क्योंकि पूरी तरह से अभी उसके बारे में हमें समझ नहीं है। तो जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो सबको लेना चाहिए। मतलब जितने भी सवाल हमने पूछे उसका जवाब यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ कि इसका अंतिम उत्तर अभी हासिल नहीं हुआ है, वैज्ञानिक तथ्य उस तरफ अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं करते हैं। एक सवाल और है प्लाज्मा ट्रायल को लेकर, भारत में इसकी बहुत उत्सुकता है, चर्चा है, क्या और देशों में भी प्लाज्मा ट्रायल को ट्रीटमेंट यानी उपचार के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? इस पे कितना साइंटिफिकली आप कह सकती हैं? प्लाज्मा ट्रायल का ये एक्चुअली बेसिक इसका आइडिया ये है कि जो पेशेंट कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं, जो ठीक हो गए हैं बिल्कुल, उनके शरीर में, उनके खून में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं जो इस कीटाणु को मार सकते हैं। तो अगर उनका खून निकाल के प्लाज्मा जो निकलता है ब्लड सेल्स को निकाल के अगर और किसी पेशेंट को हम दें तो उसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो इनके शरीर में जाके वो ही लड़ाई लड़ सकती हैं वायरस के अगेंस्ट। तो ये लॉजिकल है और कई देशों में इसकी अब जो ट्रीटमेंट की स्टडीज़ हैं, ट्रायल्स हैं, वो चल रही हैं। ऑफ कोर्स ये मुश्किल है क्योंकि रिकवर्ड पेशेंट्स अपना खून देंगे फिर उसको सेपरेट करके प्लाज्मा, बट ये सीरियसली इल पेशेंट्स के लिए ये एक अच्छा उपाय है और इसमें अब भारत में भी हो रहा है, बाकी देशों में भी हो रहा है। पर एक तरीका और है, वो कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो वो लेबोरेटरी में बन सकती हैं और इसलिए वो ज़रा आसानी से उसको दवाई की तरह तैयार करके बांटा जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा के लिए एक एक पेशेंट का जो खून एक ही के लिए फ़ायदा हो सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर लैब में बन जाएं तो वो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है, बट अभी तक ऐसा कोई मोनोक्लोनल बना नहीं। पर क्या WHO ने कोई गाइडलाइन दी है अपनी तरफ से कि आप प्लाज्मा ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ें? वो भी हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स में ही देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जो है और कई इन्फेक्शंस के लिए वो ट्राई करी गई है पहले और उसका अच्छा रिजल्ट नतीजा भी निकला है। तो इसमें हम हमारी तरफ से हम ये कहते हैं कि कोई भी नया ट्रीटमेंट हो जिसके लिए कोई लॉजिक हो, जिसके लिए कोई साइंटिफिक रैशनल हो, उसको ट्राई करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से ट्राई किया जाए ताकि उसके नतीजे जो हैं वो सबके लिए यूजफुल रहें। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये बातचीत जारी रहेगी। अभी और भी कई सवाल हैं और सीधा क्यों ना हम WHO के हेडक्वार्टर से उन जवाबों को हासिल करें। थोड़ा इंतजार करते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
एक सवाल ये है कि आप दुनिया भर का डेटा देख रही हैं, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये आपके यहाँ से जुमला निकला WHO से। क्या अब आपके पास कोई साइंटिफिक समझ बन गई है, वैज्ञानिक समझ के कितनी आबादी में कितना प्रतिशत टेस्ट होना चाहिए? ज़्यादा टेस्ट करना ही अच्छा उपाय है या कम टेस्ट से भी हम वो नतीजे जान सकते हैं जो हम ज़्यादा टेस्ट से जानते हैं? जहाँ तक मैंने डेटा देखा है, जिन देशों ने ज़्यादा टेस्ट किया उन देशों ने इसको कंट्रोल कर लिया, जल्दी कंट्रोल कर लिया, और उन देशों में मौतें भी कम हुई हैं। और 2 देशों का मैं नाम बता सकती हूँ, वो जर्मनी और साउथ कोरिया। दोनों ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करी हैं 1 लाख पॉपुलेशन के अगर देखा जाए तो। और उससे क्या होता है कि आप अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर लेते हैं। जो मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, यहाँ जो हुआ, इटली, स्पेन और यूके में जो हुआ, वहाँ पे सिर्फ जो पेशेंट बड़े गंभीर हुए, अस्पताल पहुँचे, उन्हीं को टेस्टिंग वो कर पाए शुरू में। और 100 में से 30 या 40% लोग पॉजिटिव निकलते थे। जो हम भारत में देख रहे हैं, 100 में से सिर्फ 4 या 5% लोगों का टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है। पर ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आगे बढ़ेंगे, लॉकडाउन वगैरह रिलैक्स होगा, लोग धीरे धीरे अपने दोबारा मिलने लगेंगे, तो टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि टेस्टिंग से ही हमें पता लगेगा कि ये वायरस कहाँ पर है, कहाँ घूम रही है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और किस टाइप ऑफ सिचुएशन में ज़्यादा ये बढ़ती है। तभी हम लोग पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जो भी हम ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं जो करनी पड़ेंगी, वो डेटा के ऊपर ही कर सकते हैं। बिना डेटा के तो जैसे हमारे अंधे हो जाते हैं हम। इसलिए जितना हमें टेस्टिंग का डेटा मिलेगा, उतने इफेक्टिवली हम उतना पता चले। लेकिन शुरू से ही कई देश पिछड़ गए टेस्टिंग करने के मामले में। एक कारण हो सकता है कि उन्हें टेस्ट किट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका जवाब दुनिया के पास नहीं है कि कोई खरीदना चाहे तो कैसे मिल जाए। जैसे चाइना से भारत में आया टेस्ट किट, तो वो ख़राब निकल गया, ख़राब क्वालिटी का। तो विकल्प क्या है टेस्ट किट का? और क्या ये नीति शुरू से इस नीति पर चलना सही है कि आप कम टेस्ट कीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव्स कम मिल रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम टेस्ट ठीक है, क्योंकि ये वायरस को जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, वो अगर छुप के फैलता रहेगा तो हमें पता तब लगेगा जब बहुत गंभीर स्थिति आ जाएगी। न्यूयॉर्क में देखिए कितनी गंभीरता पे वो जाके पहुंचे, फिर जाके उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई। तो इंडिया में धीरे धीरे शुरू हुआ, पर अब काफ़ी अच्छी तरह टेस्टिंग बढ़ गया है। और मेरे ख्याल से इंडिया ऐसा देश है जो सब कुछ बना सकती है। और कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, चाहे वो मॉलिक्यूलर टेस्ट जो PCR टेस्ट हैं या एंटीबॉडी टेस्ट हैं। दोनों हमारी कैपेसिटी पूरी तरह से है। और मैंने देखा है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज अब एक्टिवेट हो गई हैं। क्वालिटी पे हमें वो देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी अश्योर का ध्यान देना पड़ेगा। परंतु कोई ज़रूरत, अब पूरी दुनिया ये टेस्ट के पीछे भागने लगी। कंपनियां बनाने वाली कम थी, तो उसमें ऐसी भी कंपनियां कुछ निकल पड़ी जो सब स्टैंडर्ड टेस्ट बेचने लगी। तो सिर्फ भारत ही नहीं, इसमें कई देश ऐसे परेशान हुए जहां पे उनको सब स्टैंडर्ड टेस्ट खराब किट मिले। तो मेरे ख्याल से आगे जाके भारत को ये चीजें जो है खुद ही संभाल सकते हैं। जी, तो क्या इम्यूनिटी को बढ़ा देने से कोरोना नहीं होगा, या होगा तो उसे बेहतर तरीके से मरीज लड़ सकेगा? इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? या अगर आयुष मंत्रालय का इस तरह के कोई विचार हैं जो ठीक हैं, तो वो आप लोग क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं दुनिया के लेवल पे ले जाने के लिए? अच्छा सवाल है ये। अब इम्यूनिटी की जब बात करते हैं, 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है, जो जैसे कि आगे के जवान होते हैं, वो नंबर कम होते हैं उनके, बट वो सबसे पहले पता लगाते हैं कि कहीं कोई चोर आ गया या कोई आ गया शरीर में, और उसके ऊपर वो हमला करते हैं, और कई बार वो सफल हो जाते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं, बट जैसे हमारे आयुर्वेद में है और कई ट्रेडिशनल सिस्टम से, सबसे पहले खाना बैलेंस्ड खाना होना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों। और उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे गार्लिक,
लहसुन वगैरह, जिससे पता है कि उससे जनरल इम्यूनिटी बनती है। पर ये तो जनरल साइंस में भी है, न्यूट्रिशंस बोलते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को खाएं जिससे आपका बिल्कुल खाना बैलेंस्ड रहे। परंतु जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है वो हर बीमारी के लिए अलग होती है, और वो सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से या टीके से दो ही ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय हैं। या तो नेचुरली इन्फेक्शन हो और उससे ठीक हो जाए तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, या टीका लगता है और टीके से एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो ये जो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बातें हैं ये ठीक हैं, पर इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोरोना वायरस नहीं होगा। और इसलिए इसके भी हम WHO ये भी कहती है कि रिसर्च इस पे भी हो, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो या जैसे गौमूत्र पार्टी हुई थी यहाँ पे, उस पे भी रिसर्च होना चाहिए कि गौमूत्र से फाइनली कुछ हो सकता है। फाइनली लोग जानना चाहता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है कोरोना से ये वैज्ञानिकों को बैठ के ये वार्तालाप करना चाहिए, और उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, तभी उसको आगे बढ़ाते हैं क्लिनिकल ट्रायल में। हर एक चीज का क्लिनिकल ट्रायल तो नहीं कर सकते। मेरा दो सवाल और है कि भारत में संख्या तो कम है, लेकिन आप लोगों ने जब शुरू में एक बार रिपोर्ट दी थी तो उसमें कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही थी, ट्रांसमिशन की बात की थी, और फिर उसे अपने रिपोर्ट से हटा लिया था। क्या भारत में ऐसा क्यों किया था, और क्या भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का स्तर अभी आया है? हम ध्यान में रख रहे हैं इस बात को कि हमारी संख्या कम है, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करके कुछ शहरों में देखिए, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, तो वहाँ नहीं लगता कि अभी ढीला होने का वक्त आया है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये शुरू में सिर्फ केसेस थे आइसोलेटेड, फिर आइसोलेटेड क्लस्टर्स थे, फिर हमने कहा लोकल ट्रांसमिशन और जनरलाइज ट्रांसमिशन। तो जैसे भारत में देखते हैं तो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे वो अभी तक एक केस भी नहीं मिला है। तो हम इसलिए ये नहीं कहते हैं कि पूरे भारत में ये अब फैल गया और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, परंतु अगर हम देखते हैं कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ शहरों में वो लोकलाइज्ड है पर फिर भी वो कम्युनिटी में है, क्योंकि अब जो केसेस मिल रहे हैं उनका ऐसा कोई बाहर जाने का ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं है। परंतु जो डेटा मैंने देखा है उससे ये पता लगता है कि मैक्सिमम केसेस कांटेक्ट से ही निकल रहे हैं। जैसे एक पहले निकले इंडेक्स केस और उसके जितने कांटेक्ट्स थे 80% वो कांटेक्ट्स में से ही पा रहे हैं केसेस। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये लोकलाइज्ड पर कम्युनिटी में है, पर लोकलाइज्ड है, पूरे देश में नहीं फैला है। और इसलिए मेरे ख्याल से अब पूरी तरह से कोशिश यही हो रही है कि उसको कंटेन किया जाए और धीरे धीरे उसको और थोड़े नैरो जोन्स में जाके उसको वायरस को, जैसे कहते हैं, एक बक्से में डाल दिया जाए ताकि उसको फिर वहाँ हटा सकते हैं। पर ये अब मेरे ख्याल से पूरी तरह जीरो तो नहीं होगा, जिस तरह से ये फैल गया है सब देशों में, तो वो जीरो पे नहीं होगा, पर फिर भी इतने लो लेवल पे अगर हम कर लें उसको हम मैनेज कर पाएंगे, बाकी बीमारियों की तरह इसको भी मैनेज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनेवा से हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।